बात करके जो है, या तो एक एक सेशन का रख करके हम ऐसा करेंगे कि 1-2 दिन का जो है किसी दिन टाइम दे करके, या फिर एक ही बार जो है, मैं सोचता हूँ कि ये जो 20 क्लासेज हैं, ये 20 क्लासेज पूरा होने के बाद जो है मैं एक साथ जो है एक एक जो अंग हैं, उन अंगों में जितने भी क्रियाएं हैं, प्राणायाम है या आसन है, उनकी क्लास हम ले लेंगे। ठीक है ना? तो आप लोगों को इसके बारे में प्रयोगात्मक आप लोगों का क्लियर हो जाएगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं। जैसे कपालभाति है, तो आप लोग जो कपालभाति जो सामान्य रूप से जो प्रचलित है, वह प्राणायाम के रूप में करते हैं। केवल आप उसमें एक्टिव मोड में केवल श्वास रहता है, पूरक रेचक जो रहता है वही एक्टिव रहता है, पूरक जो रहता है वो साइलेंट मोड में रहता है। तो जो पूरक है, पूरक सही से नहीं होगा, रेचक सही से नहीं होगा, तो अभी आपने पढ़ा कि बीमारियां होती हैं, समस्याएं होती हैं। स्वात्माराम ने ऐसा कहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या समस्या होगी। और कपालभाति ऐसी क्रिया जो इस समय प्रचलित है, उसमें केवल जो है क्या होता है, रेचक होता है और पूरक साइलेंट होता है कि नहीं होता है। जो है आप लोग जो कपालभाति करते हैं उसमें केवल छोड़ना ही एक्टिव होता है। परंतु अगर आप शास्त्र रूप से देखें तो इस बारे में तो स्वात्माराम मना कर रहे हैं कि आपका पूरक और रेचक दोनों ही बराबर होना चाहिए, दोनों ही पूर्ण रूपेण होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए, नहीं तो आपको ये बीमारियां हो सकती हैं। तो जो शास्त्र में वर्णित है, जो हठ योग के शास्त्र हैं, जिससे सभी लोगों ने जान करके, पढ़ करके, ज्ञान ले करके सीखा है, तो हमें वह ज्ञान जानना चाहिए ना, उसका हमें उस विद्या को ग्रहण करना चाहिए। तो इस विद्या को हमने रखने का, स्थापित करने का एक बहुत बड़ा जो स्वप्न लिया है, उसको पूरा करना है। और लोगों को जो धारणा है, जो वास्तविक धारणा है, जो वास्तविक ऋषियों का जो बनाया हुआ योग का जो विद्या है, उसको जन जन तक ले जाना है। तो इसको ले जाएंगे, आप लोगों को बताएंगे। और अभी तो आप लोगों को इससे काफ़ी परिचय हो ही गया होगा, पढ़ने के बाद आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये क्या है वास्तविकता इसकी। उसके नुकसान ये होते हैं कि जो आजकल की जो आधुनिक रूप से एनिमा ली जाती है, वह शरीर जो हमारी बड़ी आंत है, उसके स्वाभाविक जो क्रिया है उसको धीरे धीरे नष्ट कर देती है, और उसे जो है धीरे धीरे यंत्र पे अनुकूलित कर देती है, एडॉप्ट कर देती है। जब तक क्या होता है कि जब तक एनिमा नहीं देते हैं तब तक साफ नहीं होती है। एक लोग मेरे पास आए, वो लगभग 6 महीना एनिमा लिए थे। किसी डॉक्टर ने उनको बता दिया था कि डेली एनिमा लो, तुम्हारा वजन कम हो जाएगा। उन्होंने 6 महीना एनिमा लिया था, और एनिमा लेने के बाद जो है उनका ऐसा हो गया था कि 15 दिन तक, एक एक हफ्ते तक, एक एक महीने तक उनको सोच नहीं होता था। ठीक है, मेरे पास आए कि सर ऐसी ऐसी तकलीफ है, मैं क्या करूं। मैंने कहा कि आपने कुछ इस समय गड़बड़ी किया होगा, पेट वोट साफ करने की कुछ क्रिया किया होगा, दवा लिया होगा। बोले कि हाँ, मैंने तो बहुत 6 महीना लगातार एनिमा लिया है। मैंने कहा कि तब तो हो गया कल्याण। जो आते हैं वो आते या तो चिपक जाती हैं, या तो कार्य करना बंद कर देती हैं, या वह रस को, जब जो मल होता है, जो हम भोजन करते हैं, उस भोजन से जो रस निचोड़ने की जो क्रिया है, वह धीरे धीरे रस को निचोड़ न करके क्या इतना क्लीन हो जाता है कि उसके सेल जो है बंद हो जाता है, उसके दीवारों पे जो है मल का आवरण लग जाता है। जब मल का आवरण, मल का एक लेयर लग जाती है, तो वह मल जो है रस जो है चूस न करके आंतों पे चिपकने लगता है मल, और इतना चिपक जाता है कि आंतें जो है पूरे मल से भर जाती है। और भरने के बाद जो है व्यक्ति को पूरा खाता रहता है, भरपेट खाता है। खाने के बाद भी व्यक्ति को 10-10, 15-15 दिन, एक एक महीने तक मल नहीं निकलते हैं। फिर क्या हुआ कि वो महिला मेरे पास आई, और 15-20 दिन बाद जब डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने अन्य क्रिया, एनिमा, अन्य कुछ ऐसी क्रिया के माध्यम से, या सर्जरी के माध्यम से जो है, या
कोई और क्रिया के माध्यम से उसमें से बताया कि 5.5 kg मल निकाला वो। बता रहा हूँ आपको, ये सच की घटना है, ये कहीं न्यूज व्यूज की बात नहीं। लोग 15-20 दिन नहीं, ये समस्या आती है जो आधुनिक जो प्रचलित एनीमा है लेने से। नेचुरल एनीमा में क्या होता है कि नेचुरल एनीमा में आंतों की जो क्रिया प्रक्रिया है वो स्वतः चलती है। आकुंचन प्रसारण की क्रिया अगर आंतों में नहीं हो रहा है, चूसने की प्रक्रिया जो नहीं हो रही है, तो समझिए आंत धीरे 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 खराब होने लगेगी, उसमें समस्याएं आने लगेगी। तो ये जो है एनीमा लेने से नुकसान है। अगर एनीमा के आप आदी हो गए तो आपको बहुत बड़ी समस्या आ सकती है, इसलिए आदी मत बनिए। अगर एनीमा बहुत ज़रूरी है तो 6 महीने में एक बार लीजिए, साल में एक बार लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। नेचुरल एनीमा जो है, आप जो है या कोई एक बांस की नली लीजिए या नेचुरल कोई प्लास्टिक आदि की नली ले लीजिए, उसमें कोई बड़ा सा टब ले लीजिए। आजकल तो तालाब है नहीं और कहीं जा करके कर नहीं सकते हो, तो उसमें नाभि पर्यंत जल में बैठिए उत्कटासन में। उत्कटासन में बैठ करके गुदा में जो है जो एनल मार वाला पार्ट है उसमें इतना कम से कम 4 अंगुल तक अंदर ले जाइए और 4 अंगुल तक बाहर रखिए और गुदा का आकुंचन प्रसारण करिए। खींचिए छोड़िए, तो इससे जो है जल उस नली के माध्यम से अंदर जाएगा फिर बाहर आएगा, अंदर जाएगा फिर बाहर आएगा। इससे जो है क्या होगा कि जो मल होगा वह साफ हो जाता है। ठीक है, उत्कटासन में बैठिए, उत्कटासन में बैठ करके और जो है गुदा में जो है एक नली लीजिए, कम से कम 4 अंगुल अंदर रहे 4 अंगुल बाहर रहे। ठीक है, और आप नाभि पर्यंत जल में या टब में बैठ जाइए और गुदा मार्ग का आकुंचन प्रसारण करिए। इससे जो है अपान वायु को खींचिए ऊपर, फिर छोड़िए, खींचिए छोड़िए। इससे जो है वायु के अपान वायु के माध्यम से जल जो है अंदर जाता है फिर बाहर आता है, अंदर जाता है बाहर आता है। और नाभि तक ये ध्यान रहे कि नाभि तक जो है जल भरा रहे, तब जो है इस क्रिया को आप कर सकते हैं। ठीक है, नाभि 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 नली जो होती है ना, ये जो पाइप, ठीक है। हाँ गुदाम, हाँ उसको गुदादार के अंदर प्रवेश करा करके फिर जो है और फिर बाहर 4 अंगुल रहने दे, बाहर और अंदर रहने दे। उसके बाद जो है आकुंचन प्रसारण क्रिया अगर आती है तो पहले तो आप अश्वनी मुद्रा का अभ्यास करें, आकुंचन प्रसारण की क्रिया करें, तब जाकर के वो होती है, ऐसे नहीं होती है वो। ये जो षटकर्म का जो बस्ती क्रिया है जो नेचुरल होती है, उसके लिए आपको जो है अश्वनी मुद्रा आनी चाहिए अच्छी तरह से, तब जाकर के आप उसको कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको किसी गुरु के सानिध्य में रह करके ही करना चाहिए, अपने आप इसका प्रैक्टिस मत करिएगा। ठीक है, हो सकता है कि आपको समस्या आ जाए, आप जैसा विधि बताया गया है वैसा न कर पाएँ। ठीक है, अगर कर लेते हैं तो अच्छी बात है, तो आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा। ठीक है, हाँ सेंधा नमक, गर्म पानी की बात इन्होंने कहा है। अगर नमक डाल देते हैं तो ज़्यादा क्लीनिंग हो जाता है, परंतु बहुत अधिक लोग डाल देते हैं। आजकल मैंने देखा है कि षटकर्म क्रिया जब करते हैं तो बहुत ज़्यादा नमक का प्रयोग कर लेते हैं। केवल जल नमकीन होना चाहिए, ठीक है, लगे कि इसमें नमक है, जैसे बहुत अधिक नमक नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। हाँ उतना बस कर लीजिए। और आजकल लोग जो है ना बहुत नमक डाल करके करते हैं षटकर्म क्रिया, उससे बड़ी हानियां होती हैं, नुकसान होता है उससे। ठीक है ना, हाँ हाँ वो बस्ती क्रिया है वो। हाँ नाभित, ठीक है ना। हम्म हम्म, हाँ सूत्र घर पे बनाइए, बहुत अच्छी बात है, वो तो बहुत अच्छा है। और घर पे बना के आप कर लीजिए, नहीं तो मंगवा लीजिए। आजकल मोम मोम लगा हुआ आता है जो बनाया हुआ, उस तरह को एक बार देख लीजिए उसको किस तरह से बनता है, तो आप बना करके भी आप चाहे तो कर सकते हैं सूत्र नेति। और नेति जो है ना, नेति जो है सूत्र से ही करना चाहिए, ये भी ध्यान रखिए, रबड़ से नहीं करना चाहिए, हमेशा जो है सूत्र से ही करनी चाहिए। और आजकल क्या है, आसान तरीका लोग सोचे हैं कि रबड़ ला करके उसी से ऐसे करने लगते हैं, वो नुकसान देता है। ठीक है, उससे ना ही
कफ की शुद्धि होती है। किस पे? रबड़ पे। रबड़ से कोई शुद्धि नहीं होती है। रबड़ आदि से कोई शुद्धि नहीं होती है, ठीक है ना। रबड़ से ये जो कपाल प्रदेश है उसकी शुद्धि नहीं होती है, मैं आपको बता दूं। आप सूत्र से करिए, घी लगा लेते तो चिकनाहट आ जाएगी बस, और छलकेगा ज़्यादा, और कुछ थोड़ी होगा। घर्षण थोड़ी, फ्रिक्शन थोड़ी होगा उससे। धागे से फ्रिक्शन होता है, उससे तो नहीं होगा। एक धागा जो है पत्थर को घिस देता है, सुना है आपने ना। अगर आपने कहीं कुआं है अगर आपके आसपास तो देखिएगा, वहाँ पे जो रस्सी लगी होती है वहाँ पे जो पत्थर होंगे तो पत्थर को भी घिस देता है। परंतु एक रबड़ है तो रबड़ तो क्या घिसेगा, वो तो खुद घिस करके खत्म हो जाएगा वो। इसलिए जो है हमें घर्षण करके कफ आदि जो श्लेष्मा जो चिपके हुए होते हैं उनको साफ करना होता है, ठीक है। घी का दिया सबसे उत्तम है, ठीक है। हाँ, ये तो प्रैक्टिस से होगा, प्रैक्टिस से होगा। बाकी कोई इसका, हाँ, कोई इसका कोई सरल तरीका नहीं है, टेक्निक नहीं है। आप प्रैक्टिस जितना जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा, और उसका लाभ आप प्राप्त करते चले जाएंगे। और आप अपने तक सीमित रखिए इसको, ठीक है। इसका जो अनुभूति होती है जो, हाँ, बच्चों को करवाइए। बच्चों को आजकल आंख के चश्मे लग रहे हैं तो उनको रोग की दृष्टि से ही वो समझ पाएंगे, बाकी उनको उतनी समझ में नहीं होती है, उनकी उतनी समझ होती भी नहीं है कि वह इसके आध्यात्मिक और इसके जो अन्य लाभ हैं उसको प्राप्त हो पाए। हाँ, कुछ प्रतिभावान बच्चे होते हैं जो इसको कर लेते हैं, सभी बच्चे नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। नहीं, रोज करिए, त्राटक रोज करिए, कोई नुकसान नहीं है त्राटक से। त्राटक अगर रोज करते हैं, टाइम तो अपनी क्षमता अनुसार, ठीक है। सबसे सबसे बढ़िया मापक जो है आपकी शरीर है। कहीं मापक दूसरे जगह मत ढूंढने जाइए कि फलां व्यक्ति हमको मापक बता देगा तो हम कोई क्रिया करेंगे, नहीं। आपकी शरीर सबसे बड़ी आपकी मापक है, यंत्र है। आपको करना है ना कि दूसरे को करना है। आपको आगे बढ़ना है तो आप अपनी स्थिति को जानते हो अच्छी तरह से, आप अपने आप को समझते हैं अच्छी तरह से कि मेरी कितनी क्षमता है। मैं बता दूं एक मापक यंत्र, उसमें आप न आ पाएँ तो फिर कहेंगे कि ये तो गलत है, ये तो कुछ सही नहीं बन जम रहा है। तो जैसा आपका माप है ना उसी माप में आप चलिए तो अच्छा है, ठीक है। दूसरे के माप में अगर घुसने की कोशिश करेंगे तो आप उसमें आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग है, हर व्यक्ति का माप अलग अलग है। इसीलिए सबसे अच्छा जो है अपनी क्षमता को ध्यान रखिए, और स्वात्मा राम ने भी वही बात कही है कि अपने क्षमता का विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। क्षमता के अनुसार कोई भी क्रिया करेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना। यूट्यूब की वीडियो प्रीमियर पे लगी हुई है, वो आपको 1 महीने बाद मिलेगी। हाँ, तो आप सानिध्यम, जो सानिध्यम योग है यूट्यूब चैनल है, उसको लाइक कर लीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उस पर और भी वीडियो आती रहती हैं, तो आपको उसमें और भी जानकारियाँ मिल जाएंगी, ठीक है। उस पर प्रतिदिन, हाँ, उसमें इसको आज का जो अगर मैंने जो बोला है तो उसको आपको 1 महीने बाद मिलेगा, ठीक है। आज का जो मैंने बोला है वो शायद 1 महीने बाद मिलेगा आपको, क्योंकि वो अपलोड हो जाता है 1 महीने बाद ही उसको शो होगा, तो अभी नहीं मिलेगा वो। हैं? अच्छा अच्छा। तो अभी क्या है, इसके लिए यूट्यूब पे लाइव होने के लिए हमारे पास सभी लोगों की आवश्यकता है, सब्सक्राइबर की आवश्यकता है। तो उस सब्सक्राइबर को आप लोग बढ़ाइए।
हाँ, आप लोग सब्सक्राइब को बढ़ाइए तो आप लोगों को जो है मतलब लाभ इसका मिलेगा। हाँ, उसमें आपको अन्य भी विषयों के आपको सारी वीडियो अवेलेबल है, जैसे योग दर्शन है, हिरण्य संहिता है, उसकी वीडियो सब आपको सुनने को मिल जाएगी। हाँ हाँ, उसको करवाएंगे। उसको दो दो दिन बाद आज उसका हम समय और टाइम दोनों बता देंगे, किस दिन करना है, डेट और समय आज उसका हम घोषणा कर देंगे, और दो चार एक दो दिन बाद ले लेंगे उसका भी, शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, आप लोग चाहे तो सानिध्यम में भी सानिध्यम योग के माध्यम से आप लोग जुड़ सकते हैं। तो उसमें हमारा ग्रुप है, तो उसमें भी आप चाहे तो जुड़ करके आप देख सकते हैं, उसमें हम डालते रहते हैं। तो ठीक है ना। अब मोक्ष प्रैक्टिकल जो लोग उसमें पूरा ग्रहण संहिता हमने पढ़ाया है, तो इसलिए जो है उसका बचा हुआ है प्रैक्टिकल। तो सभी लोग जो 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 भी उसमें अटेंड किए थे, सभी लोग अभी उसकी चेष्टा में हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन वोस्ट्रेशन अभी बाकी है। जो लोग अभी कम है रजिस्ट्रेशन, अभी सारे लोग करवा लेते हैं तो जल्दी ही शुरू कर देंगे। ठीक है। हाँ, थैंक यू। ये गजकरणी जो है ना, ये इसमें गजकरणी एक तरह से अपान वायु को ऊपर उठा करके, जो पेट में जो भोजन आदि रहता है आहार आमाशय में, उसको बाहर निकालने की क्रिया को गजकरणी कहते हैं। ठीक है, वायु के द्वारा निकाल करके बाहर निकालते हैं। जैसे कोई सामान्य रूप से खाना खा लेता है और उल्टी करता है, वही क्रिया गजकरणी कहा है। ठीक है, इसमें जल आदि की बात उन्होंने नहीं कहा है। अपान वायु को उठा करके और जो भोजन हमने ग्रहण किया है उसको बाहर निकालने की क्रिया को उन्होंने गजकरणी कहा है। कुंजर तो नहीं कह सकते, कुंजल क्रिया में जल पिलाते हैं नमक पानी का, उसके बाद कराते हैं। ठीक है, ये जो क्रिया है इसमें भोजन है, भोजन जो रहता है हमारा, इसमें ये लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं कि जो इसमें लिखा हुआ है, देखिए, नाड़ी समूहों पर नियंत्रण पाकर साधकगण अपान वायु को ऊपर उठाकर, अपान वायु को ऊपर उठा करके कंठ नली में ला करके, यहाँ पे ला करके उधर स्थित जो अन्न और जल रहता है, अन्न और जल रहता है, उसको निकालने की जो क्रिया है वह वमन वमन, यानी कि उसे जो है गजकरणी कहते हैं। निकालने की जो अपान वायु को, जैसे कि आप उल्टी करते हैं तो स्वतः भी हो जाता है, जब आप भोजन ज़्यादा कर लेंगे तो वह तो स्वतः ही अपान वायु ऊपर उठ करके आ जाता है। जब आप अंगुली को डालेंगे ना मुंह में, तो अपान वायु स्वतः स्वतः कंठ में आ जाता है, और जो भोजन और जल रहता है वो बाहर निकल जाता है। एक डकार जो उठता है वो दूसरी चीज़ होता है। ठीक है, डकार जो उठता है वो अलग चीज़ होता है। वो तो जैसे कि आते और जो छोटी आंत होती है और बड़ी आंत होती है, उसमें जब भोजन प्रवेश करता है ड्यूडेनम से, तब जाकर के वो डकारें आती हैं और ज़्यादा भोजन कर लेते हैं। और आंतें जब कहती हैं कि बस अब ज़्यादा मत भोजन करो, तो ये समझ लीजिए कि एक बेल है, एक घंटी है कि बस भोजन अब इतना ही रहने दो। ज़्यादा भोजन कर लेने के बाद जो है हमारा शरीर जो है बेल बजाता है कि बस अब इससे ज़्यादा मत कुछ खाना। डकार भी एक बेल है ना, कि ज़्यादा, हाँ, तो वो ज़्यादा भोजन न करे, या फिर उसके जो है अपान वायु बिगड़ी हुई है, दो कारण से हो सकता है कि उसकी अपान वायु जो है विकृत अवस्था में पहुंच गई होगी, इसलिए उसको हो रहा है, या वो ज़्यादा भोजन करता हो। ठीक है, भोजन अभी छोटी आंत और बड़ी आंत में है, और अभी पचा ही नहीं है, अमाशय में भोजन है और पचा नहीं और तुरंत भोजन कर लेता है, तो भी डकारें आती हैं। जो वात को जगह चाहिए, जो वात अमाशय में चाहिए भोजन को पचाने के लिए, वह वात जो है भोजन डालने से जो है बाहर निकलता है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि टब ले लीजिए। ठीक है, अगर टब आप लेते हैं, टब में आधा भोजन भरा हुआ है, फिर आप उसमें आधा भोजन डाल देते हैं, तो जो उसमें पानी और हवा रहती है वो क्या होता है, बाहर ही तो आएगा। तो हमारे शरीर में तो कोई खुला भाग है ही नहीं, मुंह ही है, तो मुंह के माँ ज्यादा ज्यादा गैप रहने से भी डकारें बनती हैं, ये ध्यान रखने का। तो पानी पीते रहिए ना, आप लोग पानी पीते नहीं हैं, खाली भोजन ही करते हैं। समस्या तो ये है ना कि अब जब आप लंबे समय तक रहते हैं तो बीच बीच में आप पानी पिया करिए, तो डकारें नहीं बनेगी। और आपको जो लंबे समय तक जो गैप रहने से जो गैस आदि बनता है,
खाली पेट रहने से भी गैस बनता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप गर्म पानी पीते रहिए। अगर बहुत लंबा समय हो गया है, 5-6 घंटे हो गया है, तो तुरंत गर्म पानी पीजिए, ठंडा पानी मत पीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि अगर खाने के बाद जो है बहुत लंबा गैप आपको रहना पड़ रहा है तो ठंडा पानी मत पीजिएगा, ठंडा जल मत लीजिएगा। ठंडा जल अगर आप लेते हैं तो आपको जो है क्या होता है, ठंडा जल लेने से जो है तुरंत जठराग्नि मंद हो जाती है और तुरंत सिर दर्द होने लगता है। बहुत लोगों को नहीं पता है। अब कहते हैं लोग कि मैंने खाना नहीं खाया इसलिए सिर दर्द होता है, परंतु उनको ये नहीं पता होता है कि उनकी जठराग्नि मंद हो जाती है। जठराग्नि मंद होती है तो उसे ज़्यादा कार्य करना पड़ता है। जब ज़्यादा कार्य करना पड़ता है तो फिर जो है सिर दर्द शुरू हो जाता है, भोजन सड़ने लगता है जो हम खाते हैं, उसके बाद जो है पित्त अम्ल बढ़ जाता है शरीर में। तो अम्ल को बैलेंस करने के लिए जल ही एक माध्यम है, जल पिया करिए। अगर आप शुरू से ही 10 घंटे का अगर आपको गैप रखना है, मान लीजिए कि आपने सुबह भोजन किया, 10 बजे भोजन किया, तो 10 बजे के बाद जो है आप जो है 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, मान लीजिए कि 4 बजे तक आप कुछ नहीं खाए हैं, तो 4 बजे तक आप क्या करिए कि 4 बजे से पहले पानी पीना शुरू करिए, यानी कि 3 घंटा पहले पानी पीना शुरू करिए। 3 घंटा बाद, भोजन के 3 घंटे बाद पानी पीना शुरू करिए और 3 घंटे तक पानी पीते रहिए कि बीच में जो है अम्ल न बन पाए। पेट में अम्ल बनता रहता है हमेशा, और जब पेट में अम्ल बनता रहता है तो वही सिर दर्द का कारण बनता है, गैस और एसिडिटी वही बनाता है। इस रहस्य को अगर आप लोगों ने समझ लिया तो कभी गैस नहीं बनेगा। ठीक है, अब लोग तरह तरह की एसिलाक लेते हैं, हाजमे की गोली लेते हैं। ठीक है, एक चीज़ और बता दें, जो आप लोग गैस की दवा लेते हैं ना, तो गैस से क्या होता है मालूम है? गैस से क्षार हमारे शरीर में ज़्यादा निकलता है। क्षार मतलब कि जीवा से जो है लार ज़्यादा टपकता है। वह लार जो है जाकर के अम्ल को क्षारीय कर, बैलेंस कर देता है, इसलिए जो है वो गैस समाप्त हो जाती है। अम्ल शरीर में पेट में बन जाने के कारण ही गैस ज़्यादा उठती है। इसलिए क्षारीय भोजन को जब भी ग्रहण करें चबा चबा के करें। इसलिए इससे क्या होता है कि शरीर में लार ज़्यादा निकलता है। लार अगर नहीं निकलता है तो गैस बनेगा, भोजन का पाचन नहीं होगा, एसिडिटी होगी, घुटने की तकलीफ आएगी, जॉइंट्स पेन होगा, डायबिटीज होगा। पानी जब पीते हैं तो पानी को घुमा करके लार मिला करके अंदर ले जाया करिए। कहते हैं कि एक मंत्र मैं बोलता हूँ कि भोजन को पीजिए और पानी को खाइए। ठीक है ना, भोजन जो है, भोजन को पीजिए और पानी को खाइए। पानी को ऐसे मुंह में घुमाइए, पूरा खाइए जैसे लगे कि कुछ खा रहे हैं। तो पानी को खाइए और भोजन को पीजिए। भोजन को वही व्यक्ति पिएगा जो खूब चबाएगा। पीने का मतलब वही है ना, वैसे तो आप उसको पिएंगे नहीं। जब आप उसको 32 बार 35 बार जब चबाएंगे तब उसको आप पिएंगे। तो ऐसे करते हैं तो ये समस्या आपको कभी नहीं आएगी। अम्लता शरीर में मत बढ़ने दीजिए, अम्लीय भोजन मत लीजिए। चीनी है, तले भुने चीज़ें हैं, है ना, जितने भी बाहर के जो पेस्टिसाइड वाले हैं, केमिकल्स वाले हैं, बंद भोजन है, पैकेट के भोजन हैं, इससे शरीर में अम्लता बढ़ता है। और कंपनियां ये समझ गई हैं, इस बात को किसी को बताती नहीं है। वो यही कहती हैं कि डॉक्टर के पास चले जाओ और ये दवा ले लो। वो ये बताती ही नहीं है कि अम्लीयता ऐसे बढ़ती है। अगर वो इस रहस्य को बता दें तो आपको उनकी दवा बंद हो जाएगी। नहीं, उसको नहीं खाना चाहिए। उसको तो जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फल लेना चाहिए, सलाद लेना चाहिए, सब्जी लेना चाहिए। नींबू अभी नहीं लेना चाहिए। नींबू और इमली आदि जो खट्टे पदार्थ हैं वो छोड़ करके उसको जो है, जैसे कि लौकी है, ठीक है, मौसमी फल आते हैं, पत्तेदार सब्जियां आती हैं, ठीक है, तो फल जो भी आते हैं उन फल का जो छारी होते हैं सारे के सारे, ठीक है, इनका सेवन करें तो उसके अंदर क्षार बढ़ जाता है। जीवन को अगर बनाए रखना है तो शरीर में 60% तक जो है, 60% तक जो है क्षार होना चाहिए और 40% तक जो है अम्ल होना चाहिए। तो जीवन में कभी भी किसी तरह की बड़ी बीमारी नहीं होती है। ठीक है, अगर अम्ल की ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है और क्षार कम हो जाता है तो इसीलिए बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए जो है 60% क्षार होना चाहिए और 40% अम्ल होना चाहिए, परंतु उल्टा होता है इसके लोग। अम्ल पहले से भी पेट में रहता है और लोग अम्लीय भोजन ही करते हैं। लोगों को अम्ल ही भोजन पसंद आता है। ठीक है,
तली भुनी चीज़ें, पैकेट बंद भोजन, जितने पैकेट बंद भोजन आते हैं, जितने भी स्नैक्स आते हैं, वो सारे के सारे स्नैक्स अम्लीय होते हैं। वो जाकर के पेट में अम्लीयता को बढ़ा देते हैं, इसलिए बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है ना? हाँ, ठीक है ना। ये अगर मात्रा अगर आप मेंटेन करके रखते हैं तो शरीर का पीएच वैल्यू भी मेंटेन रहेगा। पीएच वैल्यू इसी के कारण गड़बड़ होता है, ध्यान रखिएगा। जो इस रहस्य को जो समझ गया उस वो समझिए कि मेटाबॉलिज्म को बैलेंस कर लिया। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों को बैलेंस कर लेता है जो इस रहस्य को समझ गया, क्षार और अम्ल को। जो क्षार और अम्ल को नहीं समझा वो जिंदगी भर दौड़ता रहता है, डॉक्टर के पास ही दौड़ता रहता है, उसका कोई इलाज नहीं कर पाता है। ठीक है। घड़े घड़े का पानी पीजिए। हाँ, मटके का पानी पीजिए, वो सबसे बेस्ट है। कभी फ्रिज का पानी मत पीजिएगा भूल से, मटके का पानी पीजिए। हाँ पीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, परंतु ज़्यादा ठंडा होता है। अभी तो आप तांबे के बर्तन में रख के पी लीजिए, या ऐसे कुछ स्टील आदि के बर्तन हो उसमें रख के पी लीजिए। ठीक है। उसमें क्या होता है, उसको आप जब तक उसको ऐसे मुंह को बार बार चलाएंगे नहीं तो लार बनेगा नहीं, जब लार बनेगा नहीं तो अंदर जाएगा नहीं। और उसमें एक प्रक्रिया ये ध्यान रखना है कि जो आप जब कपड़े को डालते हैं तो कपड़े को इतना मुंह में चलाएं, ऐसे बार बार ऐसे चलाएं मुंह को कि जिससे जो है कपड़ा स्वतः अंदर जाने लगे। ठीक है। गीला नहीं नहीं नहीं, लार से खाने का मतलब तभी तो है, लार जब तक नहीं जाएगा तब तक शरीर उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती है। ठीक है। अंदर नहीं जाता। वो जो बताते हैं, जो भी यूनिवर्सिटियों में जो कॉलेजों में कराते हैं, वो केवल कहते हैं पानी से भिगो लो अंदर चले जाओ, ऐसे नहीं जाता है। उसको ले जाने के लिए जो है लार के साथ मिक्स होना पड़ेगा। लार ही अंदर ले जाने का एक माध्यम है, और कोई माध्यम नहीं होता है। भोजन आपको केवल वैसे डाला जाए, किसी भी तरह का भोजन हो आप नहीं खा पाओगे, उल्टी कर दोगे तुरंत। और जो लोग जल्दी जल्दी भोजन करते हैं या तो उल्टी करते हैं। कुत्ता को देखा है ना आप लोगों ने? कुत्ता क्या करता है, सारे भोजन को चबाता नहीं है, तुरंत गटक लेता है। और जो जल्दी से उसको गटक लेता है तुरंत जा करके उल्टी भी करता है, वैसा ही देखा है आपने? कुत्ते को देखिएगा, थोड़ा गौर करके देखा करिए उस कुत्ते को। हाँ तुरंत जा करके बाहर निकल देता है। अगर उसे चबा करके खाया है, अगर हड्डी को देखिएगा, अगर हड्डी को चबा के खाता है, अगर वो किसी रोटी को चबा के खाता है तो उसको पूरा पचा जाता है, उसको उल्टी नहीं करता है। परंतु अगर वो जल्दी जल्दी किसी चीज़ को खाता है ना, तो उसको तुरंत जा करके उल्टी करके बाहर निकाल देता है, एकदम खड़ा खड़ा निकालता है, जैसे आपने देखा था वैसे ही इंसान के साथ होता है। ठीक। हाँ वो तो करिए ग्रहण संहिता के अनुसार, ठीक है। हम्म। वो भी प्रतिदिन नहीं करना चाहिए। अगर आपकी शरीर जो है कृस है, सामान्य रूप से सही है, वात पित्त दोष सही है, तो आप महीने में एक बार करिए, 6 महीने में 2 बार कर लीजिए, नहीं तो ज़्यादा जरूरत नहीं है। हाँ चलेगा। नेति अगर कपाल प्रदेश की ज़्यादा समस्या है, कफ ज़्यादा बनता है आपको, तो फिर करिए, प्रतिदिन करिए जब तक कि कफ शांत नहीं होता है। ठीक है। हाँ ये कर लेंगे तो भी ठीक है, ये भी चलेगा। सूत्र नीति का अभ्यास करिए। ठीक है। हाँ जल नीति, सूत्र नीति का अभ्यास करिए। हाँ ज़्यादा जो है सूत्र नीति का अभ्यास करिए, ज़्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है। नहीं, जल नीति का अभ्यास जो है आजकल लोग बहुत गलत तरीके से करते हैं। क्या हो गया है कि जल नीति का, कुछ लोग ऐसे हैं मेरे पास अभ्यासी आए हैं जो जल नीति का अभ्यास करते थे और उनको कभी सर्दी गई ही नहीं। 3-3 साल 4-4 साल हो गया उनको सर्दी जाती ही नहीं है, क्योंकि गलत प्रक्रिया से उनकी जो जल है वह जल को पूरा बाहर निकाल ही नहीं पाते हैं। ठीक है, इसलिए सूत्र नीति करिए, सूत्र नीति सबसे बेस्ट है। और
कपाल देखिए, जल नेति इसीलिए तो बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, जल नेति इसीलिए तो बोल रहा हूँ। हाँ, जल नेति से इसीलिए बोल रहा हूँ, जल नेति मत किया करिए, ठीक है। जल नेति को आप मत किया करिए, केवल सूत्र नेति करिए, देखिए आपका सही हो जाएगा। कोई भी समस्या है आप लोगों की, नहीं, आप जल नीति से जाएगी ही नहीं ना, जल नीति से नहीं जाती है। नहीं 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 नहीं, उसे नहीं, उसे उसे जाता ही नहीं है। हाँ हाँ, देखिए जी, किताब में जल नीति का वर्णन नहीं है ना यहाँ पे, ये तो आधुनिक युग के योगियों ने बताया है, ठीक है। जो भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त जो परंपरा चली आ रही, उन्होंने तो नहीं कहा है, ठीक है। नहीं, डेली नहीं करना है। अगर आप की कभी कभी योगी हैं तो आप ये महीने में एक बार कर लीजिए, 3 महीने में एक बार कर लीजिए, 6 महीने में 2 बार कर लीजिए, साल में 4 बार कर लीजिए, ऐसे कर सकते हैं। हाँ, ऐसे करिए आप लोग। अब जो बता तो रहा हूँ मैं आप लोगों को, जैसा पढ़ा रहा हूँ ना, उस तरह उसको अगर आप लोग ध्यान देते हैं तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। इसके लिए मैं बैठा हुआ हूँ। अगर इसको करने के बाद अगर कोई समस्या है तो फिर मुझे बताइए आप। मैं इसका प्रयोग बहुत दिनों से कर रहा हूँ, किसी को कोई आज तक जो है किसी को कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये जो है मार्ग है वो हजारों सालों से, करोड़ों सालों से ये प्रचलित मार्ग है। और जो क्या पुराने, हाँ हाँ, वो तो हाँ, नए लोग, नए जो आजकल के योगी हुए हैं उनका एक खोज है, उनकी एक नई इन्वेंशन है जो शायद सबके ऊपर नहीं सटीक बैठती है, ठीक है। कुछ लोगों को काम कर जाती है, कुछ लोगों को नहीं करती है, ठीक है। तो अगर सही रास्ते पे ही चले तो अच्छी बात है ना। उसको त्राटक करवाइए और सूत्र नीति का धीरे धीरे ये, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो जो कुछ सेंस होते हैं, ऐसे कुछ ऐसे सेंस होते हैं जो प्रभावित हो जाते हैं, उसको सूत्र नीति करवाइए। और सूत्र नीति करने के बाद जो है उसको त्राटक का अभ्यास धीरे धीरे करवाइए। धीरे धीरे उसका समय लगेगा, परंतु हो जाएगा, अभ्यास करेगा ना वो चीज़। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नस से करना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो उसको नस से भी देना पड़ेगा। देखिए, इसके साथ साथ नस से भी करना पड़ेगा, यानी कि नाक में जो है तिल आदि तेल का, सरसों आदि तेल का जो है उपयोग करना पड़ेगा, तब जा कर के वो घी आदि को डाले नाक में। और उसके बाद जो है नेति, हाँ, गर्म करके जो है उसके बाद जो है नेति का अभ्यास करे और त्राटक का अभ्यास करे, तो उससे लाभ हो सकता है विशेष तरह से, ठीक है। हाँ, सूत्र ने, हाँ, फिर भी प्रयास करे, आंखों से आंसू गिरने दे वो, ठीक है। हाँ, नाड़ी शुद्धि करता रहे, नाड़ियों से शुद्धि हो जाएगा। अगर मल शुद्धि हो जाती है तो भी दिखने लगता है। कपालभाति नहीं, नाड़ी शोधन करे। ध्यान में तो अभी नहीं, त्राटक उसे करवाइए, ध्यान तो कर नहीं पाएगा वो, उसको त्राटक करवाइए, ठीक है। उसको नाड़ी शोधन करवाइए, और जो बताया अभी आपको एक और सूत्र नीति, नस्य और सूत्र नीति, ये दोनों को करवाइए, ठीक है। खाने के लिए उसे आंवले आंवले का सेवन करवाइए। कच्चा है, पक्का है, आंवला है, कैंडी है, च्यवनप्राश है, उसे सेवन करवाइए, ठीक, ठीक, ठीक है। तो फिर इस विषय, हाँ हाँ, बोलिए।
आंखों के लिए नहीं, नाक के लिए, नाक के लिए, ठीक है। हाँ हाँ डाल दीजिए, मगर उसमें क्या है कि एक देखिए, एक पंचगव्य की जो औषधि आती है नस से जो है, उसको आप डालेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद है। सिंपल गाय का घी डालने से कोई कुछ नहीं फायदा होता है, उतना फायदा नहीं होता है। अगर आप जो पंचगव्य की जो एक नस से आता है, बहुत ही लाभकारी होता है, उसको करते हैं तो बहुत। नहीं नहीं नहीं, पंचगव्य का वो नहीं, पतंजलि का पंचगव्य का कोई दवा नहीं आती है, ठीक है। पतंजलि की पंचगव्य की औषधि हम देते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसे बड़ौदा में हूँ, बड़ौदा में है, तो आपको उपलब्ध करवा देंगे, हम भेज देंगे, ठीक है। अगर आपको लेना हो तो हाँ, तो नेत्र देखिए, उसमें क्या होता है ना कि उसे ENT तीनों कराना, तीनों लेना पड़ेगा, आँख का, नाक का और कान का, तीनों जो है पंचगव्य की औषधि आती है, उसको अगर आप दे देंगे तो उससे लाभ होगा, ठीक है। तो उसको डालने हैं, ड्रॉप है, ड्रॉप से डाला जाता है वो। ये ग्रुप में है ना, ग्रुप में वही नंबर पे आप सेंड कर देंगे आपको। हाँ हाँ, वो कर लीजिए, आपको फायदा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, वो गर्म करके ही डालते हैं, उसको गर्म करके ही डालना है, क्योंकि घी कंटेंट होता है तो उसमें, उसमें औषधियाँ भी होती हैं, तो उसमें जो है उसको जम जाता है, ठंडी के मौसम है या फिर, तो इसलिए उसको गर्म करना पड़ता है, ठीक है। प्रणाम प्रणाम। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।